हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 9th से द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमारी एसएस की बुक है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1। तो अब बेसिकली हम 9th क्लास में वर्ल्ड में पहले क्या हो रहा था, कैसे जो आज हमारा जीवन है उससे प्रभावित है, या कैसे हम आज इतने जो ग्रो कर रहे हैं, हमारे पहली स्थिति कैसे थी। और ऐसा नहीं होता कि कहीं किसी कोने में कुछ हो रहा हो और उसका असर बाकी देशों पे ना पड़े। तो जो आप आज फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, जो आप आज ये इक्वालिटी को फील कर रहे हैं, जो वोटिंग राइट्स आपके पास है, विमेंस के पास जो आज पढ़ने की, कुछ करने की जो ताकत है, वो कहाँ से आई? क्या पहले से ही बनी हुई थी या अब हमें हासिल हुई है? तो चलिए इस चैप्टर के थ्रू हम देखेंगे कि जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन होता है वो कैसे पूरी दुनिया की आंखें खोलता है, और 3 जो नए शब्द हम फैमिलियर होते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी और फर्टर्निटी से, वो कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। तो देखो, फ्रेंच के लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और ऐसा नहीं है ये रेवोल्यूशन किसी एक दिन की देन है, नहीं, पीछे पीछे बहुत कुछ चल रहा था जिस चीज ने इसे एक रेवोल्यूशन का नाम दिया। ठीक है, तो आज हम बेसिकली एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। अब देखो, आपको पता है हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने हमें अपना गुलाम बना रखा था। चाहे किसी को डीपली भी नहीं पता है तो उन्हें पता है कि हम गुलाम थे 200 सालों तक। तो हमें वो चीजें क्या फैक्ट बाय फैक्ट याद है? नहीं, वो एज अ हमें स्टोरी याद है। तो जब हम किसी चीज को स्टोरी के रूप में सुनते हैं तो वो हमें परमानेंटली याद हो जाती है, पिक्चर्स हमें याद हो जाती है। तो आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी ऐसे ही पढ़ेंगे, एक स्टोरी के रूप में। तो बस आप बैठ जाइए और सुनिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों होता है, स्टार्टिंग कहां से होती है। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक इवेंट से। और ये इवेंट क्या है? ये इवेंट है कि 1789 में जो बास्टिल का किला है ना, जो बास्टिल का किला है उस पे हमला कर दिया जाता है। और ये जो हमला है वो कौन करते हैं? वही जो फ्रेंच के लोग हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रिंस से नाराज हैं। और वो प्रिंस से नाराज क्यों हैं तो देखते हैं। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। इस डेट को, इस सन को याद रखा जाए। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। The series of events start by the middle class shaken the upper classes, कि जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के रख दिया इस अपर क्लास ने, है ना। मोनार्की ने अपनी चीजों को थोपने के लिए, अपनी अय्याशों को पूरा करने के लिए इतने टैक्स लगा दिए कि लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया। अब अगर जीवन जीना मुश्किल हो गया है तो विद्रोह तो होगा। अब विद्रोह करेगी वही जनता जिसके ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। तो जो आज हम पढ़ते हैं लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी के जो वर्ड है वो फ्रेंच की ही देन है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि 14 जुलाई 1789 को एक ऐसा तूफान आता है जो बास्टिल के किले को ध्वस्त कर देता है, और उसमें जितने कैदी हालांकि साथ ही थे, उनको छुड़ा लिया जाता है। And the Bastille, the forest prison, was hated by all because it stood for the despotic power of the king. अब इस किले को ही क्यों ध्वस्त किया जाता है? क्यों? क्योंकि लोगों को इससे घृणा आती थी। ये राजा की शक्ति को डिपिक्ट करता था और लोग राजा से घृणा करते थे पूरी तरीके से। इसलिए उन्होंने राजा को सबक सिखाने के लिए क्या किया? उस किले को ही ध्वस्त कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले किसी भी समाज को समझने की आवश्यकता होती है। तो जो फ्रेंच समाज है, जो फ्रेंच है, जो फ्रांस समाज है, फ्रांसीसी समाज है, वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये स्टेट नहीं है, इसमें ई लगा हुआ है, स्टेट। पहला है क्लर्जी, जिसमें चर्च के लोग शामिल है, चर्च के पादरी शामिल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेट है जिसमें नोबिलिटी है, मतलब जो ऊंचे घराने के लोग हैं वो हैं इसमें।
बहुत जो ऊंचे घराने के लोग हैं, धनवान हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल एक मंत्री की तरह जीवन जीते हैं। तीसरा स्टेट जिसकी ये कथा है वो है, इसमें आपको बिग बिजनेसमैन भी मिलेंगे, मर्चेंट भी देखने को मिलेंगे, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीजेंट, आर्टिस्टियन मतलब जो मेटल का काम करते हैं, स्मॉल पीजेंट किसान मिलेंगे, लैंडलेस लेबर मिलेंगे जो दूसरों खेतों पे काम करते हैं, आपको सर्वेंट मिलेंगे। तो जो दयनीय स्थिति है वो इस तीसरे स्टेट की है, ये तीसरा स्टेट ही है जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन लाता है। और ये क्यों लाता है? क्योंकि जो ये बड़े बड़े लोग हैं इनको तो टैक्स से कोई मतलब है ही नहीं, और जो टैक्स का सारा बोझ आता है वो आता है इस तीसरे स्टेट पे। और तीसरे स्टेट में इसीलिए ये रेवोल्यूशन करने के लिए बेचारा बाध्य हो जाता है। अब देखो, किसी भी देश में अगर हम रहते हैं तो मैंने बता दिया कि भाई सोशल कॉज यही है कि भाई पहली बात वो ओल्ड रिजीम पे रिलाय करते थे कि सामंतवाद चलता था। पहला स्टेट कलर्जी है जो ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वॉल्व इन चर्च मैटर्स हैं। सेकंड स्टेट नोबिलिटी हैं, बहुत हाई रैंक पे एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले मंत्री हैं जिनको उपाधि मिली हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता कितनी परेशान है। थर्ड स्टेट है जिसमें बिजनेसमैन भी है, मर्चेंट भी है, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर, पीजेंट्स, आर्टिस्टियन, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट है। जो ऊपर की दो क्लासेस हैं, जो दो स्टेट हैं, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, चाहे वो इंसान कैसा भी है। अगर वो इन दोनों स्टेट में पैदा हो चुका है तो उसको प्रिविलेज बाय बर्थ मिल चुके हैं, अब वो अपनी जिंदगी में सिर्फ इंजॉय करने आया है। और जो भार उठाने का काम है, जो टैक्स देने का काम है, वो इस थर्ड स्टेट का है। आई होप सोशल ग्रुप को, सोशल कॉजेज को आप समझ पाए होंगे कि फ्रेंच में जब इतने अजीब तरीके का जो ग्रुपिंग है और जिसमें थर्ड स्टेट सारा बोझ उठा रहा है, तो देखो ना, रेवोल्यूशन होना तो आम बात है। उसके बाद देखते हैं कि जो टैक्सेस हैं वो टैक्स भी कई तरीके के हैं। अब यहाँ पे ज्यादातर दो टैक्स के बारे में बात हुई है, एक है टिथ और दूसरा है टाइथ। जो ये टिथ है इसको चर्च को देना पड़ता है, ठीक है। जो टिथ है वो चर्च के जो पादरी हैं वो किसानों से वसूल कर रहे हैं, ठीक है। और जो टाइल है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है कि सोल्ट पे हो गया, टबैको पे हो गया, या जो आप रोजमर्रा कुछ काम में आपको इस्तेमाल हो रही चीजें उनके ऊपर टैक्स हो गया। मतलब टैक्स की भरमार है, लोग के पास इतना कमाया नहीं जा रहा है जितना कि वो टैक्स दे रहे हैं। आप पिक्चर्स में भी देखेंगे कि एक आदमी ने अपना सब कुछ दे दिया है, पर जो वो वहां बैठा कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, उसका पेट ही नहीं भर रहा है, उसको और चाहिए, ठीक है। क्लर्जी एंड नोबिलिटी बट 10% ऑफ पॉपुलेशन बट पोजेस्ड 60% ऑफ लैंड। कहते हैं ना कि अगर 100 में देखा जाए तो सिर्फ इतने से ही पार्ट में एक क्लर्जी और नोबिलिटी है, सिर्फ 10% है क्लर्जी और नोबिलिटी, पर ये पूरे एरिया का 60% घेरे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप देखो पॉपुलेशन में तो 90% की जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? इन थर्ड स्टेट के लोगों की है। पर इनके पास रहने के लिए कौन सी जगह है? सिर्फ ये 40% जो एरिया है उस पे ये रहते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेस भी देख लेते हैं। तो ये चीजें हुई कैसे? तो अगर आपको जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये मिलेगा ही नहीं तो आप क्या ग्रो कर पाओगे? क्या आप उस राजा को सहन कर पाओगे जिसने पाव रोटी जो खाते थे, ब्रेड खाते थे, उसी की कीमतों को बढ़ा दिया? और जो फ्रांस की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। 1750 में 23 मिलियन थी, पर 1789 आते आते वो 28 मिलियन हो जाती है। मतलब कितना? 2.8 करोड़ हो जाती है। मतलब लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है, जनसंख्या का पेट कैसे भरा जाएगा? और जो राजा है उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, उसे तो अपने जनता की पड़ी ही नहीं है। And this increased the demand of the food grain. However, production could not keep pace with the demand, which ultimately increased the price of the food grain. अब धीरे धीरे क्या होता है? सबको खाने के लिए चाहिए, राजा टैक्स इतने लगा देता है कि जो ब्रेड कहाँ कम पैसे की आती थी उसके प्राइस हाई कर दिए। अब जब प्राइस हाई हो गए, उनके पास कुछ पैसा ही नहीं है, फ्रांस के लोगों के पास कैसे खरीदेंगे? तो भुखमरी की हालत तो आनी ही थी।
Most workers work as laborers in the workshop and they did not see increase in their wages. दिन रात बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर उनके जो मेहनताना है, जो वेजेस हैं, वो बढ़ ही नहीं रही हैं. Situation become worse whenever drought or hail reduce the harvest. अब जो लोग हैं, वो किसान हैं जो खेती पर निर्भर है, ठीक है, और जो किसान के साथ जो हेल्प कर रहे हैं वो भी उस खेती पर निर्भर करते हैं. पर हालांकि सिचुएशंस कैसी होती है ना, होता है ना कि इंसान मर रहा है, ऊपर से नेचुरल डिजास्टर्स भी हो जाते हैं. जैसे अगर ओले पड़ गए, सूखा आ गया, तो जो फसल है वो तो खराब हो गई. अब एक किसान अपनी फसल से पूरी उम्मीद लगा के बैठा, उसकी फसल हो गई खराब. कहते हैं ना कि बुरे समय में और भी बुरा समय देखने को मिलता है. तो ऐसा फ्रांस की जो जनता है वो फेस कर रही थी. This lead to the scarcity of the food grain or subsistence crisis which started occurring frequently during old regime. इस पुराने सामंतवाद के चक्कर में बार बार लोगों को अपनी जीविका को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था. अब पॉलिटिकल कॉजेज देखते हैं कि क्या क्या हो रहा था. जो लुई 16 है, हालांकि इसमें जो राजा हैं उनका नाम लुईस ही है, बस उनको लुईस 16, लुईस 15, लुईस 14 के नाम से ऐसे डिस्क्राइब किया गया है. तो जो हम स्टोरी अब पढ़ रहे हैं वो लुई 16 की पढ़ रहे हैं, ठीक है. लुई 16 पावर में आता है 1774 में. इन डेट्स को, इन ईयर्स को याद करते चले, ठीक है. लुई 16 1774 में या 1774 में राजा बनता है, ठीक है. और जब वो राजा बनता है तो उसको जो ये तिजोरी है वो खाली पाई जाती है. अब तिजोरी खाली क्यों है? क्योंकि राजा जो लोग हैं वो किस चीज में है, अपनी जितनी शान और शौकत उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं, है ना. अब इतने बड़े बड़े महल हैं वर्साइल के, तो उन पैलेस को भी तो अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा. और जो महारानियां हैं उनके अलग के अपने शौक हैं, उन्हें भी लैविश जिंदगी चाहिए. और दूसरी बात, जब जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी उनको छुड़ाने के लिए ब्रिटेन के साथ उसने लड़ाई भी लड़ी थी, तो धीरे धीरे जो कर्जा था वो बढ़ता ही जा रहा था. और एक कर्जा 2 बिलियन लीवर, मतलब उस टाइम जो फ्रांस की करेंसी थी उसको लीवर बोला जाता था, ठीक है. उसको हिंदी में ऐसे लिरवे लिखा जाता है, वो बोला जाता था. और अब जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है. राजा को अपने शान और शौकत में बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको अपने जो एक्सपेंसेस है वो ऐसे ही रखने हैं. अब एक दूसरी बात है, अब ये पैलेस को भी अच्छे से मेंटेन कर लिया, रानी ने भी अपने सारे शौक पूरे कर लिए, आर्मी भी तो है उसको भी तो मेंटेन करना है, कोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, यूनिवर्सिटीज है, उनको भी तो रन करना है. और अब इन सब चीजों करने के लिए चाहिए पैसा. राज के पास पैसा कहां से आएगा? टैक्स से. जनता देगी ये टैक्स, और जनता भी कौन? थर्ड स्टेट देगा ये टैक्स. अब एक बात और होती है कि जो राजा है वो अकेला जो टैक्स है उसको बढ़ा नहीं सकता, उसको जरूरत पड़ेगी इन तीनों स्टेट की, ठीक है. सो द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through overseas trade from manufacturing of goods and professions. अब होता क्या है कि एक जहां ये सब चीजें चल रही है ना, वहां एक और समाज उभरता हुआ नजर आता है और उसको कहते हैं मिडिल क्लास. आज भी मानते हैं कि जो मिडिल क्लास का इंसान है ना, अगर वो चुप है तो चुप है, पर अगर उसके मन में कोई क्रांति आ गई तो फिर तो रेवोल्यूशन होना ही है, ठीक है. अभी 18th सेंचुरी में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाहर गए. उन्होंने बाहर क्यों गए? वो ट्रेड करने के लिए बाहर गए, ठीक है. और ये वही लोग हैं जो प्रिविलेज हैं, बाय बर्थ प्रिविलेज हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते हैं. पर ये लोग बाहर गए, इन्होंने पैसा कमाया, व्यापार किया, भारत भी आए, और भी देशों में घूमने गए. तो इनको पता चला कि भाई हम लोग जो कर रहे हैं ना वो थर्ड स्टेट के साथ गलत कर रहे हैं. बहुत सारे फिलोसोफर भी हुए, उनकी बातों को सुना. भाई होता है ना, जब डिस्कस होता है तो अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है. तो ऐसे ही वही बात है, एजुकेशन लोगों के दिमाग को खोलती है. जो उनका एक डब्बा बंद होता है ना उसको एजुकेशन खोलती है. तो जहां एजुकेशन आ जाती है ना, वहां से भुखमरी, वहां से चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है. तो ये लोग बहुत सारे फिलोसोफर के पास आए, या उनकी बातें पढ़ी, या उनके आइडियाज को उन्होंने देखा कि देखो हम लोग गलत कर रहे हैं, सारा बोझ इस थर्ड स्टेट के ऊपर है. और ये चीजें मिडिल क्लास का हर एक बंदा नहीं सोच रहा है, ये कुछ ऐसे लोग, ऐसे सोशल ग्रुप सोच रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं.
जो एजुकेटेड है, जो बिलीव करते हैं दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि हम किसी को भी, कि अगर हम राजा के बेटा हो गए हैं और हम मंत्री के बच्चे हैं तो हमें ये सारी सहूलियत मिलनी चाहिए, बल्कि एक जो गरीब आदमी है, जो टैलेंटेड है, उसको ये चीजें नहीं मिलेंगी। वो ये जब चीज सोच रहे हैं। अब होता क्या है कि कुछ फिलोसफर के भी नाम आते हैं, जिसमें जॉन लॉक है, जो उनकी बुक है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि आप राजा को भगवान मत मानो, कि राजा ही सर्वमान्य सिद्ध चीज नहीं है। हम उसके खिलाफ भी, अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसके खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं। तो जॉन लॉक के ये विचार थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। साथ में याद करते हुए और समझते भी चले, जॉन लॉक की बुक का नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें वो कहते हैं ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, कि राजा के पास कोई ऐसा भगवान का दिया हुआ राइट नहीं है। अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत है, सही कर रहा है तो वो सही है, और हम राजा की गलत नीतियों के प्रति विरोध कर सकते हैं। जॉन लॉक के विचार हैं। उसी लाइन में जो जीन जैक्यू रूसो है, उनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वो कहते हैं he proposed a form of government based on a social contract between people and their representatives, कि भाई अगर राजा को हम चुन रहे हैं, राजा बना है तो राजा हमारे लिए बना है, हमारे और राजा के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो होने चाहिए। भाई राजा हमारी बातें तो सुने, अगर राजा हमारी बातें नहीं सुनेगा तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने अपनी बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने लिखा है कि there should be a contract between people and their representatives। अब ये चीजें आपको आज के जमाने से लिंक हुई नजर आ रही है। तो देखो, जो ये विचार था, ये उस टाइम 1774, 1789 के विचार हैं, जो आज फलीभूत हो रहे हैं। मॉन्टेस्क्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, उनकी जो बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें वो बोलते हैं, जैसे आज की गवर्नमेंट चल रही है ना, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उन्होंने तब ये विचार दिया था कि जो पावर का डिवीजन है वो किसी एक राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, विधान पालिका होनी चाहिए, हर चीज होनी चाहिए। तो देखो, राजा एक निरंकुशवादी ना बन जाए, वो सिर्फ सब कुछ अपने आप को ना समझ ले, इसलिए पावर का डिवीजन जरूरी है। तो तीनों को याद रखिएगा, जॉन लॉक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैक्यू रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने क्या क्या बोला ये भी ध्यान रखिए। जॉन लॉक कहते हैं कि देयर शुड बी द क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। रूसो कहते हैं a government should be based on a social contract between people and their representatives। Montesquieu बोलते हैं कि there is a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। तो जो आज की रूपरेखा आप देख रहे हैं ना अपने समाज में, ये कहीं ना कहीं इन फिलोसफर के विचारों की ही देन है। उसके बाद देखते हैं कि जो ये रेवोल्यूशन है उसका आउटब्रेक क्या निकल के आता है। मैंने अभी बताया, लुई 16 को अपनी प्रजा के ऊपर लगाना है टैक्स, और टैक्स लगाने के लिए वो अकेला तो लगा नहीं सकता। अब अकेला लगा नहीं सकता तो उसको बुलानी पड़ेगी एक असेंबली। असेंबली की जो लास्ट बैठक थी वो कब बुलाई गई थी, कभी लास्ट में मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 1614 में। जो कभी एक बैठक हुई होगी, एक जनरल असेंबली हुई होगी, वो लास्ट हुई थी 1614 में। अब लुई 16 को बुलानी है असेंबली। असेंबली में तीनों स्टेट के लोग आएंगे, और ये असेंबली की जो डेट है वो कब की है बेटा, ये है 5 मई 1789। 5 मई 1789 को एक असेंबली बुलाई जाती है, जिसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं फर्स्ट क्लास से, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं सेकंड स्टेट से, और 600 मेंबर्स आते हैं, 600 मेंबर्स आते हैं थर्ड स्टेट से। अब आपको लग रहा होगा तो बढ़िया है कि भाई पहले से 300 आए हैं, दूसरे से 300 आए हैं, और तीसरे 600 आए हैं, तो बस हो गया, तीसरे स्टेट की बात मान ली जाएगी। पर ये बहुत चालाक थे, ये अपने बारे में सोच रहे थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस असेंबली में को बुलाने से। अब क्या होता है, इनका तो एक वोट माना जाता है, पहले स्टेट का एक वोट, दूसरे स्टेट का राज्य के प्रति एक और वोट।
अब जो तीसरा स्टेट है उसके सभी मेंबर्स का सिर्फ एक ही वोट माना जाता है। मतलब अब ये देखो, राजा का है और राजा के टैक्सेस का है, तो टैक्सेस की तरफ सबने 2 वोट कर दिए इन दोनों स्टेट ने, और इस स्टेट का सिर्फ एक ही वोट है, तो जीता कौन? ये दोनों स्टेट्स जीत गए। अब उन्होंने कहा ये तो गलत है, ये तो गलत है भाई, हम 600 हैं तो हमारे किसी वोट की तो वैल्यू होनी चाहिए। और देखो ये वोटिंग हो रही है जिसमें सबसे मेन बात है कि ना तो इसमें कोई वुमेन है, और ना ही इसमें कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड स्टेट में से वैसे बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे ना बच्चे हैं, ना पीजेंट्स हैं, ना आर्टिस्टियंस हैं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ 600 वे इंसान आते हैं जो सिर्फ थर्ड स्टेट में कुछ चीज में स्टैंड करते हैं, जो वो दे सकते हैं, अपना टैक्स पे कर सकते थे, वो आए हैं। ठीक है, अब तीसरे स्टेट को लगता है कि भाई हो गई है हमारे साथ गड़बड़, हम अगर राजा हमारा वोट अच्छे से नहीं मान रहा है तो हम यहां से निकल जाते हैं। अब राजा इस बात को मानता ही नहीं है, तो तीसरे स्टेट के जो लोग हैं वो असेंबली को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वो कहते हैं भाई अब तो राजा को झुकाना ही पड़ेगा, अब हम राजा को झुका के ही रहेंगे। तो होता क्या है, 20 जून को हमने देखा कि जो अभी इन्होंने पीछे एक बुलाई है, ये 5 मई को बुलाई है बैठक, ठीक है, और यहां से नाराज होके थर्ड स्टेट के लोग चले गए हैं। तो 20 जून को ये लोग टेनिस का एक इंडोर कोर्ट है वहां पे खड़े होते हैं, जो तीसरे स्टेट के लोग हैं वहां इकट्ठे होते हैं, और ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेशनल असेंबली, और कहते हैं राजा को तो अब हम पकड़ के ही रहेंगे, राजा के तो गले में हम फंदा बांध के ही रहेंगे। और 20 जून को ये सभी एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, वर्साइल का ही ग्राउंड है, पैलेस का जो ग्राउंड है, वहां इकट्ठे होते हैं तीसरे स्टेट के लोग, एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब तो भाई लिमिट ही करना पड़ेगा द पावर ऑफ मोनार्क। मिराबे a noble and Abbassius a priest led the third state। हर चीज का एक लीडर होता है, कोई तो लीडर होगा। तो ये मिराबे ये सेकंड स्टेट से बिलोंग करता है, एबेसियस ये पादरी का लड़का था, ठीक है, मतलब चर्च में फादर का एक लड़का था। ये तीनों जो थर्ड स्टेट है उसकी हेल्प करते हैं, मतलब ये मिडिल क्लास से वो एजुकेटेड लोग हैं जो समझ रहे हैं कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है। तो मियाबे नाम याद रखिएगा, मियाबे और अबेसियस ये एक प्रीस्ट है, एबेसियस एक प्रीस्ट है, और ये जो मियाबे है एक नोबल पर्सन है जो जिनके पास पहले से ही जमीन जायदाद है पूरा। ये थर्ड स्टेट को लेड करते हैं। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France was in trouble। अब देखो थर्ड स्टेट के जो कुछ लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, नेशनल असेंबली जिन्होंने बनाई है, वो तो वहां बिजी है, पर फ्रांस की जो आधी जनता है वो मुसीबत में है। और मुसीबत किस चीज की है कि उनकी जो क्रॉप है वो खराब हो चुकी है, उनके पास पैसे नहीं हैं, और जो खाने पीने की चीज है उनके जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। After spending hours in long queue at the bakery, crowd of angry women stormed into the shop। होता है ना, माँ बाप खुद तो भूखे सो जाएंगे, पर जो उनके घर में बच्चे हैं उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। तो उन्होंने गुस्सा भरी हुई औरतों ने क्या किया, जिन दुकानों पे वो लाइन लगा खड़ी हुई थी कि उनको ब्रेड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अब वो नहीं मिलता है या उनकी जो कीमत है बढ़ा दी जाती है, तो उस शॉपकीपर पे, उस शॉप पे ही वो हमला बोल देती है, और जितना भी उनका सामान होता है उसको चोरी करके या उठा के वो ले जाती हैं। At the same time, the king ordered troops to move into Paris। अब यहाँ पे राजा को पता चल गया भाई मेरे खिलाफ विद्रोह होने वाला है, नेशनल असेंबली ये बनाने लग गए हैं, तो राजा भी अपनी ट्रूप को पेरिस में भेज देता है कि चलो भाई ध्यान रखना ये लोग अपना मुंह उठा ना पाए, इनको वहीं की वहीं दबा देना। On 14 जुलाई the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। पर जो प्रजा है उसके दिमाग में तो अब घुस चुका है ना कि राजा को तो बांध के रखना है, राजा को तो झुका के ही रहना है, तो 14 जुलाई को वो जो बास्टिल का किला है उस पे हमला कर ही देते हैं। अब क्या होता है, अब जहां पेरिस के शहरों में ये सब चीजें हो रही हैं, पैलेस के आसपास ये चीजें घट रही हैं, गांव में भी तो कुछ हो रहा होगा। अब गांव में ये रूमर फैल गई कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं उन्होंने किसानों के खेतों को खराब करने के लिए, राइस जो क्रॉप है उसको खराब करने के लिए बहुत सारे गुंडे बदमाश भेज दिए हैं।
अब इस वजह से वो लोग भी भाई परेशान हो गए। ड्यू टू फियर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट अटैक द कैसल ऑफ नोबल्स, लूटेड होल्ड ग्रेन एंड बर्न्ट डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मोनरियल ड्यू। अब ये किसान है वो डर गए कि कहीं राजा के जो ये आदमी है, जो राजा के जो जमींदार है, सामंत हैं, ये कहीं हम पे हमला ना कर दे, तो उससे पहले हम इनके घर पे हमला कर देते हैं, हम इनको मार कूट के उड़ा देते हैं। तो ऐसा ही करते हैं किसान, जो जितने भी नोबल्स थे, मतलब जो जमींदार थे, बड़े बड़े खानदान के जो लोग थे, सामंत थे, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जो उनकी जमीन जायदाद के जो कागज थे उनको जला देते हैं, जो ग्रोन जो फसल उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई थी उसको लूट माट करके ले जाते हैं। Large number of noble fled from their homes and many migrated to neighboring countries। अब इस चीज से जो नोबल पर्सन्स थे वो डर गए थे, वो वहां की जमीन जायदाद सब छोड़ के भाई दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए चले गए। लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई लुई 16 थोड़ा कमजोर पड़ गया, उसने बोला ठीक है भाई बना लो अपनी नेशनल असेंबली, और फिर एक नेशनल असेंबली बनती है, फ्रांस की जनता बना लेती है। ऑन 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त की बात है, 1789 में फ्रांस पास अ लॉ फॉर अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल मतलब जो सामंतवाद का जो सिस्टम था कि सिर्फ जो टैक्स है वो थर्ड स्टेट ही दे रहा है, ठीक है, और उसको कोई पावर नहीं है, इस चीज को रद्द कर दिया जाता है और मान लेते हैं कि नेशनल असेंबली जो जो कह रही है उसको हम मान लेते हैं। अब आपको लग रहा है तो सब अच्छा हो गया, पर नेशनल असेंबली में तो कुछ लोग हैं जो गलत डिसीजन लेंगे। सो द मेंबर ऑफ क्लर्जी वर आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। अब जो चर्च के पादरी हैं उनको भी कहा जाता है चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से, जो आपने जमीन जायदाद ले रखी है वो दो उनको, कोई प्रिविलेज नहीं है आपके पास, निकलो यहाँ से। एंड टेथ वर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। अब जो चर्च के पास चीजें थी, जो उसको अच्छे से टैक्स मिल रहा था, वो सब खत्म हो गया। फ्यूडल सिस्टम 4 अगस्त 1789 को खत्म हो गया। फ्यूडल 4 अगस्त, याद रखना 1789 आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब अब यहां संविधान आ गया है, ठीक है, मोनार्क अभी भी है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब आप एक सन याद रख सकते हैं कि 1791 में नेशनल असेंबली ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, विच मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। ये बना था राजा की शक्तियों को लिमिट करने के लिए कि अब राजा के पास सारी शक्ति नहीं होगी। The power were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive, judiciary, which made France a constitutional monarchy। अब यहाँ पे न्यायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका, इन सबको लाके खड़ा कर दिया। The Constitution of 1791 gave the power of making law in the hands of National Assembly, which was indirectly elected। अब देखो, नेशनल असेंबली के हाथों में आ गई पावर, अब इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, ये बनाएंगे अब लो, देखते हैं कैसे लो बनाते हैं। सो द नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर विच वर चूजन बाय एक्टिव सिटीजन्स। अब यहाँ पे ये लोग गलती कर देते हैं, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। अब इनके अकॉर्डिंग हर कोई वोट नहीं दे सकता। नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग हर कोई सिटीजन वोट नहीं देगा, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स वोट देंगे। अब ये एक्टिव सिटीजन्स कौन है? सो एक्टिव सिटीजन्स वही हैं जो 25 साल की उम्र से तो बड़े हैं, मतलब आपकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप 3 दिनों के बराबर आप टैक्स दे सको। Who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage, की जो एक लेबर की मजदूरी है उसके 3 दिन के पैसे के बराबर वो इतना टैक्स दे सके। और दूसरी बात, पैसिव सिटीजन्स इन्होंने माना किसको, जो और 25 साल से कम उम्र के जो लोग रह गए हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स नहीं दे रहे, और जितनी सारी वुमेन्स थी उनको इन्होंने कह दिया तुम्हारे पास कोई वोटिंग का राइट नहीं है। तो ये भी तो गलती कर रहे हैं, ये भी तो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अगर वोटिंग होगी तो सभी वोट करेंगे ना। वुमेन्स जो उस टाइम के फ्रांस के पूरे चैप्टर का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, उसको इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया।
अब ये था कि इन्होंने अलग से कर दिया कि राजा की जो शक्तियां उसको कंट्रोल कर दिया, मिनिस्टर्स हो गए और नेशनल असेंबली होगी, जिसमें एक्टिव जो सिटीजन्स हैं वो ये हैं, जो 4 मिलियन ऑफ आ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, मतलब जो वोट करने वाले हैं 28 मिलियन की पॉपुलेशन है फ्रांस की, तो सिर्फ 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो वोट कर रहे हैं। पैसिव सिटीजन्स हो गए वुमेन्स, मैन, चिल्ड्रन और जो यूथ है जो 25 साल से कम है, और ऐसे 3 मिलियन लोग हैं कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं है वोट करने की, आप तो वोट करने के लिए बने ही नहीं हो, तो ये भी तो गलती कर रहे हैं। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, सो फ्रेंच constitution at that time. The constitution began with a declaration of the right of man and citizen. Rights such as the right of life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were given to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural right कि जो बोलने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है, अपनी ओपिनियंस को फ्रीडमली रखने का, इक्वालिटी का जो है, ये सब तो नेचुरल राइट्स हैं, ये तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। पर ये भी उन्हीं को है जो 25 साल से उम्र से बड़े हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी है या जो टैक्स दे सकते हैं। वुमेन्स का, 25 साल से कम लोगों का, ठीक है, कोई राइट है ही नहीं, बच्चों का भी नहीं है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिखाए गए हैं, हमारी बुक में बहुत सारे सिंबल्स दिखाए गए हैं। तो उस टाइम ना सारी जो जनता थी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, है ना, तो उनके लिए कुछ सिंबल्स रिक्रिएट किए गए थे कि जो ये ब्रोकन चेन है वो दिखा रही है कि अब मोनार्क खत्म हो गया, अब वो स्लेव नहीं है। अब आप ये बंडल ऑफ रोड और फेसेस देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो एक अकेला रोड है वो कुछ नहीं कर सकता, उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, पर जब सब एकजुट हो जाते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ हो जाती है और आप उसको तोड़ नहीं सकते। यहाँ पे जो ट्रायंगल में आई है वो एक समदर्शी आई है, वो देख रही है कि सभी लोग बराबर हैं, है ना, और जो एक प्रकाश आ रहा है, जो एक लाइट आ रही है, वो ये कह रही है कि अब तो अंधकार जाने वाला है। यहाँ पे ये एक है सिंबल ऑफ रॉयल पावर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर, स्केप्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये स्नेक है जो अपनी पूंछ को खा रहा है, इसका मतलब सभी लोग बराबर है, ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अभी ब्लू व्हाइट रेड ये फ्रांस के झंडे के ही कलर है, ये व्हाइट है, ये ब्लू है, रेड है। और यहाँ पे जो परी है ना, पंखों वाली परी है, ये दिखाती है कि भाई अब एक नई क्रांति आने वाली है। पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये लॉ को दिखाते से हमारे यहाँ पे आप देखो कि जो एक लेडी है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो वो लॉ को दर्शाती है। ऐसे यहाँ जो विंग्ड वुमेन है वो दिखा रही है पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, कि लॉ के सामने सभी बराबर है। और ये टैबलेट है, लॉ की टैबलेट है कि सभी बराबर है, सभी इक्वल है, हो सकता है इनके लिए इक्वल है पर इक्वल तो थे ही नहीं, हमने जो पढ़ा। अब फ्रांस एबॉलिश मोनार्क एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब यहां तो उन्होंने ठीक कर लिया, कुछ चीजें अभी भी तो गड़बड़ है, उनको भी तो ठीक करना है। सो लुई 16 हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। इतना महान किंग है ना भाई, इतना महान किंग है लुई 16, इतनी जल्दी हार कैसे मानेगा। तो ठीक है, मान लिया उसने 1791 में कि नेशनल असेंबली बना लो, अपनी पावर दिखा लो मेरे को, तुम ठीक है कोई पावर मत दो, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर सकता हूं। तो उसने किंग ऑफ पर्शिया से एक नेगोशिएशन कर ली कि हम इस नेशनल असेंबली को खत्म कर देंगे। अब इसकी भनक पड़ जाती है नेशनल असेंबली को, और वो क्या करते हैं 1792 में, अप्रैल 1792 में एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं पर्सुआ और ऑस्ट्रिया के बीच में, पर्सुआ और ऑस्ट्रिया के ऊपर। अब ये ऑस्ट्रिया क्यों, जो ये लुई 16 है उसकी जो वाइफ है, जो लुई 16 है उसकी जो वाइफ है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है, मैरी एंटोनेट, ठीक है। अब इन्हें लगता है कि अगर राजा कमजोर पड़ेगा तो राजा की ससुराल वाले भी तो इसकी हेल्प करेंगे, तो अब वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देते हैं। कब करते हैं, अप्रैल 1792 में। 1791 में असेंबली आ जाती है, नेशनल असेंबली बन जाती है, और 1792 में ये उनके खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। Thousands of volunteers joined the army from the province to join the army. अब बहुत सारे लोग आर्मी में आ जाते हैं कि ठीक है। People saw this war as a war of the people against king and aristocracies all over Europe. अब पूरे यूरोप में ये देखा जाता है कि जो लड़ाई है वो एक राजा के प्रति है, उसकी नाराज जनता का ये विद्रोह है।
The patriotic song Marseillaise, composed by the Robert Roger de Lasley, was sung for the first time by the volunteer from Marseille as they marched into Paris. अब जब वो अपनी भाई इसको करते हुए जा रहे थे, तब वो मार्सिले के जो गीत हैं, जो मार्सिले है, रॉजर दी लाइलल द्वारा रचित मार्सिले है, उस गीत को पहली बार मार्सिलिस में गाया जाता है जब वो चल रहे हैं ना, सिपाही होता है ना कि जो ये जो बहुत सारी कविताएं होती हैं, उठो जागो ये करो वो करो, मतलब ऐसी कुछ जो कविताएं होती है वो जुनून भर देती है, तो वो लोग भी, उनकी भी अपनी है, तो वो एक जो मार्शले जगह है वहां से मार्च करते हुए जो मार्शले का जो गीत है उसको गाते हुए जा रहे थे, तो लोगों में जो देशभक्ति की भावना है वो और ज्यादा बढ़ रही थी। और आज आप देखोगे कि जो फ्रांस का नेशनल एंथम है वो भी क्या है, मार्सिलेस है। अब देखिए, फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक। तो ये रिपब्लिक होने का जो तरीका है स्टार्ट हो रहा है। द रेवोल्यूशनरी वाज ब्रॉट लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लब वर एस्टेब्लिश बाय द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन टर्म ऑफ एक्शन। अब आपने देख लिया कि एक वार हो रही है, अब उस चीज का एक अंत हो गया, लुई 16 का एक तरीके से अंत होने वाला है। अब यहां भी एक इंसान है जो लीड करेगा, ठीक है। तो इस टाइम बहुत सारे क्लब बने थे और उन क्लब में सबसे जो फेमस क्लब बना वो बना जैकोबिन क्लब। होता है ना कि जैसे हमारे आप इंडिया में देखो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से विद्रोह के लिए लोग खड़े हुए थे, पर जो मेरठ का था, जो बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ, वो एक खास जगह बना गया। ऐसे ही यहाँ पे जो जैकोबिन क्लब है वो फेमस हो गया। और जो जैकोबिन था उसको जो लीड कर रहा था वो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। शुरू में तो लोगों को लगा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बहुत अच्छा इंसान है, और हाँ वो स्टार्टिंग में कर भी ऐसा रहा था। अब जो जैकोबिन है उसने एक तरीके से जो लंबे स्ट्रिप ट्राउजर है ना वो पहनने की प्रथा स्टार्ट की, और उसने उसको बोला कि अब जो ये लोग इन चीजों को पहनेंगे ना उनको हम क्या कहेंगे, सैन क्लूटोज, मतलब सो कुलात, जो ब्रिचेस नहीं पहनते। मतलब जो ये जो अंग्रेज थे, जो फ्रांस के जो मोनार्क वाले थे, वो क्या करते, पैंट के ऊपर जो लंबा सा जूता होता है ना उसको ब्रिचेस बोलते हैं, वो पहनते थे। अब जैकोबिन ने बोला कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो मोनार्क को नहीं मानते, तो हम क्या करेंगे, हम लंबी स्ट्रिप्स वाली, मतलब लंबी स्ट्रिप्स वाले ट्राउजर पहनेंगे और लाल टोपी पहनेंगे, जिससे पता चले कि हम क्या हैं, हम उनसे अलग हैं और हम उनको नहीं मानते, हम किसी के स्लेव नहीं है। जैकोबिन क्लब ने ये करना स्टार्ट किया। अब होता क्या है, 1792 में जैकोबिन प्लान्ड अ रिवोल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ पेरिस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। होता है कि भी अभी वो लीडर है तो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है ताकि जो पेरिस में जितना भी हो रहा है कि फूड सप्लाई की जो पैसे हैं वो बड़े, उसके प्राइसेस हाई कर दिए, सप्लाईज ज्यादा कर दी, उसको किसी प्रकार से कम कराया जाए। तो 10 अगस्त को जो पैलेस ऑफ ट्रुलेशिया है वहां पे वो राजा को बंदी बना लेते हैं और कहते हैं हम राजा को तभी छोड़ेंगे जब हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। सो लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शंस वर हेल्ड। अब वोटिंग होती है कि भाई ठीक है राजा को छोड़ दो या राजा को छोड़ दिया जाएगा, और अब आपको वोटिंग के जितने भी अधिकार है वो दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब उम्र को और कम कर दिया जाता है। कहा जाता है अब इस रॉबेस्पियर के ही टाइम में कि फ्रॉम नाउ all men of 21 years and above regardless of wealth got the right of vote। कि जो रॉबेस्पियर की जो भी ये क्लब चल रहा है, जो ये रेवोल्यूशन कर रहे हैं, इसी टाइम में कहा जाता है कि जिसकी उम्र 21 साल है या 21 साल से ऊपर है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार है। पर यहां भी एक बात याद रखना, ऑल मैन, वुमेन्स को अभी भी कोई राइट नहीं मिला है, क्योंकि वुमेन्स स्लेव है किसकी, अपने पतियों की, अपने फादर्स की, ठीक है। सो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेक्शन। अब इस नई इलेक्टेड असेंबली को क्या कहा गया, कन्वेक्शन। आपने देखा पहले मोनार्क, ठीक है, पहले राजा है, राजा के बाद असेंबली बनती है नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली के बाद जो जैकोबिन क्लब है वो बना देता है कन्वेंशन। क्या बना देता है बेटा, कन्वेंशन। हाँ जी। अब
जो राजा है वो स्टार्टिंग में तो उनको देवता लग रहा था, बट अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एक, बिल्कुल कहते हैं ना, डर का माहौल, आतंक का माहौल, क्योंकि अब रॉबेस्पियर दिखाता है अपने असली रंग कि वो क्या है। तो 1793 से लेकर 1794 के टाइम पीरियड को रीजन ऑफ टेरर कहा गया है। रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक का समय। वो इतना ज्यादा अपने जितने भी उसके एनिमीज हैं, जो एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी थे, मेंबर ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, भाई वो सबके साथ सख्ती से अपनाता है कि अच्छा आपने उस राजा का साथ दिया था, लो अब आपको ग्लोटिन पे लटका दिया जाएगा। अभी ग्लोटिन क्या है, अब उसने क्या किया था, एक लकड़ी का ऐसा तख्ता होता है जिसके यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस हो जहाँ पे आपकी गर्दन हो जाएगी, और एक धारदार तलवार या कुछ ऐसा हथियार होता है कि जैसे आपकी गर्दन यहाँ आई और फट देश ने आपकी जो गर्दन है वो काट दी गई और इसको खा गया ग्लोटिन। डॉक्टर ग्लोटिन ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसका नाम ही ग्लोटिन रख दिया गया। अब उसके साम्राज्य में सिर्फ एक ही था, रॉबेस्पियर सिर्फ एक बात मानता था, जिसने क्राइम किया इसको ग्लोटिन पे चढ़ा दो, जिसने गलत किया है, जिसने गलत बोला है उसको ग्लोटिन पे कर दो। अब उसकी इतनी सख्ताई से जो उसके समर्थक थे वो इतने परेशान हो गए, वो ही त्राही त्राही करने लग गए कि वो बोले भगवान छोड़ दो हमें। अब उसको भी बंदी बना के 1794 में उसको बोला ले भाई तू भी ग्लोटिन का स्वाद चख कि ग्लोटिन पे मर के कैसा लगता है। सो फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन। उसको भी गिलोटिन पे चढ़ाने में देर नहीं करी कि चल भाई तू भी चख कि कैसा लगता है कि गिलोटिन पे जब मरता है इंसान कैसा होता है। तो यहाँ पे रॉबेस्पियर का भी अंत हो गया। देख रहे हैं कि तरह तरह की कोशिश हो रही है, पर जो फ्रांस का जो पूरा रूल है वो चल नहीं पा रहा है। अब एक नई डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में आते हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब जो लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग कहते हैं भाई एक अलग तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया जाए। इट प्रोवाइड ऑफ 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल विच देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। अब उन्होंने कहा कि जैसे राजा होता है ना कि वो सारे जो फैसले लेगा, ऐसे 5 लोगों की एक संस्था बना दो। अब होता क्या है कि ये 5 लोगों की एक डायरेक्टरी तो बना देते हैं, पर ये मेंबर ही हर एक फैसले पे आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये भी क्लैश कर जाती है और उसको भी डिसमिस करना पड़ता है। क्यों? जो ये लोग पदों पे बैठे हैं ना, इनके अपने अपने कुछ बातें हैं, कुछ स्वार्थ है, तो स्वार्थ के चक्कर में ये भी इस डायरेक्टरी को, इस लेजिस्लेटिव को, काउंसिल को खराब कर देते हैं और उसको डिसमिस करना पड़ता है। The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte। अब आ जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। वो देख लेते हैं कि फ्रांस में ना तो नेशनल असेंबली कुछ कर पाई, ना राजा कुछ कर पाया, ना कन्वेंशन कुछ कर पाया, ना डायरेक्टरी कुछ कर पाई। डायरेक्टरी क्या थी? एक एग्जीक्यूटिव थी जो 5 मेंबर से बनी हुई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो भी डिसीजन को ढंग से नहीं ले पाई, आपस में ही लड़ने लग गए। अब जब वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट को मिलता है सुनहरा अवसर और वो बन जाता है एक तरीके से 1804 में ही फ्रांस का नया राजा। और नेपोलियन बोनापार्ट इतने अच्छे अच्छे चेंजेस लेके आता है कि उसका नाम 11 सालों तक वो शासन करता है और 11 साल के अंदर अंदर वो अपनी एक ऐसी छवि बना देता है पूरे यूरोप पे, पूरे एशिया पे, कि आज भी उसका नाम याद किया जाता है। ठीक है, अब देखो जहां सोसाइटी में सब कुछ चीज चल रही है वहां वुमेन के रेवोल्यूशन को हम बिल्कुल कम नहीं कर सकते, क्योंकि जहां ये लोग जो फ्रांस के जो आदमी थे वो वार पे जा रहे थे, जो युद्धों में जा रहे थे, कुछ और काम कर रहे थे, जो पीछे का जो सारा कार्यभार था वो वुमेन्स ने संभाल रखा था। वो संभाल भी रही थी, पर कैसे? पूरी इतनी सारी उनमें कि भाई आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाए, कुछ काम नहीं सीख सकते आप कुछ नहीं कर सकते। पर वो जहां उनको पैसिव वोटर माना गया था वहां तो वो एक एक्टिव थी। क्यों? अब पति बाहर चला गया, बच्चे भूखे हैं, क्या काम करेंगी? कुछ तो करना पड़ेगा, जीविका चलानी पड़ेगी। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन्स वर एक्टिव
active participant in revolution. They hoped that the involvement would pressure the voluntary government to introduce measure to improve their lives. होता क्या है कि उन्हें ये लगता था कि भाई जो हमारे आदमी नहीं है उनके पीछे जो हम इस पूरे देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी ये लोग वोटिंग का अधिकार देंगे। पर नहीं, तीसरे स्टेट में वुमेन के लिए कोई जगह थी ही नहीं। वो सिर्फ एक डोमेस्टिक सर्वेंट बन के रह गई। Most women did not have access to education और job training, और वहां पे उनके लिए ना तो कोई एजुकेशन थी ना कोई जॉब ट्रेनिंग थी। The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. To discuss the voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. अब यहाँ औरतों ने कहा या सोचा कि देखो इन आदमियों के बस की कुछ नहीं है, चाहे मोनार्क रहे, चाहे जैकब स्क्वायर रहे या कोई भी रहे, नेशनल असेंबली रहे, ये लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बनाए, बहुत सारे ऐसी औरतें हुई जो औरतों के जितने भी अधिकार है उनके लिए लड़ी, जिनमें आप एक नाम सुनेंगे, ओलंपा द कूज का। ओलंपा द कूज, ये जो औरत थी, इन्होंने वुमेन के जितने भी अधिकार है उनके बारे में बोला, पर वही कहता है मैन को ये बातें समझ में नहीं आई, उसको फांसी दे दी गई। तो बहुत सारी वुमेन से, यहाँ तो मैं भी आपको एक का उदाहरण बता रही हूं, पर औरतों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है एजुकेशन के लिए, वोटिंग के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। तो आज जो आपको ये फैसिलिटीज मिल रही है ना, ये बहुत सारी औरतों की कुर्बानियां हैं, उनका रेवोल्यूशन है इसके पीछे। सो वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। शुरू से ही नाराज थी कि 1791 को पैसिव सिटीजन बोल दिया है ना। दैट दे डिमांड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। वो भी चाहती थी भाई हमें भी असेंबली में बुलाओ, हम भी अपनी बात को रखेंगे, हम भी बताएंगे क्या करना चाहिए। अब सिर्फ वुमेन्स को थोड़ा खुश करने के लिए उनको कुछ हिदायतें दी गई, उनके लिए भी कुछ इंप्रूवमेंट की गई। और वो क्या थी कि ठीक है अब आप स्कूल में जा सकती हो, है ना, कि आप कंपल्सरी स्कूल में जा सकती हो। अब आपके पिता फोर्सफुली आपकी शादी किसी के साथ नहीं कर सकते। अब आप अपना पति खुद चुन सकती हो। मैरिज वॉज मेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, की अब आपको अपनी जो मैरिज है वो रजिस्टर करानी पड़ेगी। अगर आपका पति आपको परेशान कर रहा है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो आप डिवोर्स भी ले सकती हैं। आप अपनी पसंद का काम कर सकती हैं, कुछ सीखना है आप सीख सकती हैं, छोटे छोटे बिजनेस कर सकती हैं। सिर्फ यहाँ उनको लालच दिया जा रहा है कि सिर्फ तुम चुप रहो और चुपचाप अपना धीरे धीरे काम करती रहो, नेशनल असेंबली में अभी भी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ड्यूरिंग द reign of terror, the new government issued law ordering closure of women's club and banning their political activities. अब अभी मैंने टेरर का एक बताया था ना कि रॉबेस्पियर ने तो पूरा ही टेरर का माहौल कर दिया था। उसने बोला कि वुमेन्स को कोई भी क्लब या पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोई भी उनको जरूरत नहीं है, उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उस टाइम जब रॉबेस्पियर का समय था 1993 से 1994 तक, उस टाइम बहुत सारी औरतों को जेल भी हुई थी। और यह नेशनल असेंबली ने उनको कुछ कन्वेंशन ने उनको कुछ ये हिदायत दी थी कि आप ऐसे से कर सकते हो, पर रॉबेस्पियर ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि जो अधिकार मिले हैं उनके साथ रहो, आप कोई भी क्लब या पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। और फिर बहुत एक लंबा संघर्ष करने के बाद फाइनली 1946 में मतलब 1939 में भारत आजाद हुआ है, और 1946 में फ्रांस की वुमेन्स को वोट करने का अधिकार मिला है। अब एक चीज और हो रही थी, स्लेव्स, जो उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब लुई 16 थे तब तो स्लेवरी थी ही, क्यों, सेवक चाहिए, दास चाहिए, सेवक नहीं दास चाहिए उनको, जो भाई गुलाम चाहिए हमारा छोटा मोटा काम करने के लिए, पिटने के लिए, और भी जितने भी काम है उनको करने के लिए स्लेव्स लुई 16 के टाइम भी थे। नेशनल असेंबली जब आती है तो वो एक छोटा सा प्रस्ताव रखती है कि हाँ सोचेंगे स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहिए, पर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जैकब स्पेयर आया, उसने बोला कि नहीं दास तो होने ही चाहिए, उसने भी बोला हाँ है, ठीक है। पर क्या हुआ कि उनको भी हटा दिया गया। जैकब स्पेयर के टाइम में भी बोला कि ठीक है भाई इन दासों को थोड़ा सा मुक्ति दे दिया जाए, अब इनको भी थोड़ा सा आराम करने की आवश्यकता है। पर जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है, वो तो कहता है कि भाई चाहिए। जैकब स्पेयर के टाइम में थोड़ा सा एबॉलिश कर दिया जाता है कि नहीं दासों को मत रखो,
जेफरस्पेयर की जो सरकार है वो बोलते हैं कि रोबेस्पेयर की सरकार कि नहीं भाई दासों को मत रखो, पर जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट आता है 1804 में, तो अभी मैंने क्या बोला कि जो लुई 16 था उसके टाइम स्लेवरी थी, ठीक है। नेशनल असेंबली जो होती है वो सिर्फ एक प्रस्ताव रखती है कि भाई इसको अबोलिश करें ना करें, सिर्फ प्रस्ताव रहता है ये, पर स्लेवरी चलती रहती है यहां भी। उसके बाद रॉबेस्पेयर आता है, ठीक है, रॉबेस्पेयर आता है, जैकोबिन क्लब, वो कहता है स्लेवरी को एबॉलिश कर दो, हटाओ, कोई भी दास नहीं रहेगा, इसको हटा दो। अब उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आता है, वो कहता है भाई स्लेवरी तो होनी चाहिए, दास तो होनी चाहिए, काम कौन करेगा, तो इसने बोला स्लेवरी होनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक लंबा संघर्ष करने के बाद 1848 में सरकार इसको एबॉलिश कर देती है स्लेवरी को। और ये स्लेव क्या है, तो भाई जो unwillingly the Europe to go and work in the colonies in the Caribbean, which were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar, coffee, created a shortage of labor on the plantation. Thus the slave trade began in the 17th century. 17वीं शताब्दी में जो तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफी, इन सब चीजों की कैरेबियन सी में जो सप्लाई करनी थी ना, उसके लिए यूरोप को बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत थी। उन वर्कर्स को कैसे लाया गया, तो इन स्लेव्स को लाया गया। सो फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड देम देयर पोर्ट टू द अफ्रीकन कोस्ट एंड दे वर बोट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टन। अब देखो जो एक ट्रायंगल चलता था स्लेव्स ट्रेड का, कैसे यहाँ पे है यूरोप, यहाँ अमेरिका और यहाँ पे है अफ्रीका, तो यहाँ से भर भर के इन लोगों को लाया जाता था, इन स्लेव्स को 3-3 महीने की जो शिप में बैठा के अटलांटिक टू अरेबियन सी में इनको लेके आया जाता था, और ये उनको 3 महीने तक उस शिप में भर के लेके आया जाता था। एक ही कमरे में सबको ऐसे ही फेंक दिया एक दूसरे के ऊपर, ऐसे भर के लेके आया जाता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। द एक्सप्लोटेशन ऑफ स्लेव्स लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स इन यूरोप, मार्केटिंग फॉर शुगर, कॉफी, इंडिगो। मतलब इनको करना था अपना प्लांटेशन, मतलब इनको अपनी कॉफी, शुगर, इंडिगो, इनके लिए लेबर चाहिए थे, और लेबर्स का काम तो ऐसे था कि कहीं छोड़ के ना भागे, तो ये स्लेव्स को मतलब पैसे देके किसी को खरीद लाए, उसको स्लेव बोल दिया, और उसको बोला कि अब तू हमारा ही दास है, काम कर चुपचाप। Port cities like Brondexus and Nantes owned their economic prosperity to the furnishing slave trade. तो जितने भी आपने उस टाइम की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखी, वो सब इस स्लेव ट्रेड की वजह से ही हो पाया, ठीक है। सो नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट फॉर अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल French subject including those in the colonies, but it did not pass any law fearing opposition from business whose income depended on the slave trade। कि नेशनल असेंबली में सिर्फ और सिर्फ डिबेट की, पर वो भी डर गई क्योंकि जो बिजनेसमैन थे उनको स्लेव्स चाहिए थे। जैकोबिन regime in 1794 abolished slavery in the French colony. However, 10 years later Napoleon reintroduced slavery. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848। कि नेपोलियन ने दोबारा कर दिया और फिर स्लेवरी को एक 1848 में बिल्कुल एबॉलिश कर दिया सरकार ने कि नहीं, अब कोई भी स्लेवरी नहीं होगी। अब द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इसका इफेक्ट हुआ। सो आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबॉलिश ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप हट गई, ठीक है, मतलब अब आपको आजादी है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आजादी है, एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। Newspapers, pamphlet, books, printed pictures flooded the town of France, from where they traveled rapidly into the countryside, described and discussed the events and changes taking place in France। अब धीरे धीरे जो फ्रांस है उसमें चेंज आने लग गए। अब वो उस इंसान को या उस अपने ऊपर ऐसी संस्था को या संगठन को बिल्कुल मानते ही नहीं थे जो उनके अधिकारों को बर्बाद करे, बंद करे, खराब करे। Play, songs, festive processions attract large number of people, which was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty और justice। तो जो आप ये liberty और justice जैसे आज वर्ड देखते हैं ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही देन है, जो हम आज खुश हैं, आराम से हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये चीजें हुई और ऐसे ही हो गया, नहीं,
यहीं से ही प्रेरणा लेके, मोटिवेशन लेके, जब हमारा टाइम चल रहा था ना, जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, इन किताबों को पढ़ के या इन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके जो भगत सिंह है, राजा राम मोहन राय है, डिरोजियो है, इन लोगों ने यहीं से प्रेरणा लेके जो अंग्रेजी सरकार थी उसका तख्ता पलट करने की कोशिश की, और बहुत हद तक उन्होंने कर भी दिया था, है ना। क्योंकि लास्ट में तो एफर्ट्स थे, पीछे से तो बहुत लंबा एक चला आ रहा था कि इन अंग्रेजों को कैसे भारत से निकाला जाए, है ना। तो यहाँ पे भी तो धीरे धीरे जो लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे, बाद में इसने रेवोल्यूशन का एक पूरा अपना रूप ले लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। और राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, सो आफ्टर द एंड ऑफ reign of terror directly created political instability. In 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He conquered many neighboring countries, placed members of his family on the crown. अब इसने क्या किया, फ्रांस के आसपास के जितने भी और कंट्रीज थी उनको जीतता चला गया, और वहां पे अपनी फैमिली मेंबर्स को ये वहां का राजा बनाता हुआ चला गया, कि मतलब अब अगर मेरा चाचा, मेरा भाई, मेरी बहन का भाई या कोई भी वहां बैठा हुआ है तो ये सारा जो फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज का एरिया है वो मेरा ही होगा। नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। अब नेपोलियन ऐसा देखता था कि वो यूरोप का एक मॉडर्नाइज कर देगा, उसको बदल के रख देगा। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि भाई आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम, एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो किसका, वेट का, चीजों को नापने का, डेसिमल सिस्टम है, हालांकि डेसिमल सिस्टम हमारा है, इन्होंने चोरी कर लिया था, ठीक है। तो क्या है, इसने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी, नए नए लॉज लेकर। क्यों, ये भी तो किसी न किसी फिलोसोफर के पीछे होगा भाई, इसने भी तो किसी को पढ़ा होगा, इसके बारे में तो आप और सर्च भी कर सकते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारे चेंजेस लेके आया, इसलिए उसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, ठीक है। इनिशियली मैनी वेलकम नेपोलियन एज अ लिबर्टर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडेड फोर्सेस। अब हो सकता था कि स्टार्टिंग में तो सबको ये लगा कि नेपोलियन को बचा रहा है, लोगों को फ्रीडम दिला रहा है, बट होता क्या है, नेपोलियन को फिर धीरे धीरे लोग ये समझने लग जाते हैं कि भाई ये तो हमारे देश में आता है, आक्रमण करता है, हमारे यहाँ में लूटपाट मचाता है और यहाँ का राजा बन के चल निकलता है, ठीक है। एंड ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और फिर उसके भी साम्राज्य का अंत हो जाता है। वाटरलू का एक वॉर होता है जिसमें 1850 में वो मारा जाता है, वो डिफीटेड हो जाता है, ठीक है। ये है नेपोलियन बोनापार्ट। लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से आजादी और जो राजतंत्र के राइट है उसके बारे में पता चलता है, लोकतंत्र के जो राइट्स है उनके बारे में पता चलता है। एंड दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फेडरल सिस्टम वाज अबोलिश। सामंतवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और ये विचार धीरे धीरे यूरोप के बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाते हैं। Later, these ideas were adopted by Indian revolutionary struggles, टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय also। तो हमारे देशवासी भी इसी आइडिया से मोटिवेट होके जितने भी रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, कि जैसे फ्रांस के लोगों ने मोनार्की को हराया, आने वाले हर प्रकार के खतरे से डर के सामना किया, तो हम भी कर सकते हैं। तो सभी के लिए एक एज अ एग्जाम्पल हो गया है ना, कि कोई एक चलता है और दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट कर देता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम 9th क्लास की पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।